हेलो डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार एक क्विक टेक्निकल कंफर्मेशन दीजिए। एवी फाइन है, मेरी तरफ से सब सही नजर आ रहा है। हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप सब मस्त हैं, जबरदस्त हैं। हम आपके संकल्प सीरीज में संकल्प बैच में कर रहे हैं ABFM पेपर नंबर 3 के यूनिट नंबर 4 को तैयार। आज स्टाफिंग, आज के सेशन में हम कुछ 12 क्वेश्चंस MCQs करने वाले हैं आपके टॉपिक स्टाफिंग से। क्या क्या पढ़ेंगे? बेसिकली स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, उनके प्रोसेस क्या है, उनके टाइप्स क्या हैं। यस, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें समझेंगे इन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट एज वेल एज केस स्टडी क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए विदाउट एनी फर्दर अडूज ये करते हैं नेक्स्ट विद इन हाफ एन आवर आपके 12 क्वेश्चंस। तो अगर आप करना चाहते हैं स्टाफिंग को बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर, तो मेरे साथ सेशन के एंड तक बने रहिएगा। दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM में दिशा दुआ। Here we go with question number 1. Which of the following does not qualify as an important aspect of staffing? Staffing का important aspect नहीं है, ठीक है। Developing talent in workers, okay. Reasonable distribution of responsibilities among staff members. Responsibility is allocation of resources or assignment of jobs a part of staffing. ऑर्गेनाइजिंग याद है ना दोस्तों आपको? ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या पढ़ा था? IDR, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, यस, डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन जो सेम तरीके के हैं उन्हें कंबाइन कर देंगे, फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज करेंगे। हमने यहाँ पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात नहीं कर रहे, हम तो ऑर्गेनाइजिंग में कर रहे थे। वहाँ पे अकाउंटिंग अथॉरिटी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश कर रहे थे, आइडिया से देखा था। लास्ट सेशन में मैंने बोला था कि कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कैसे हमने प्रोसेस याद किया है। आप लोग आई होप होमवर्क कर चुके हैं, नहीं किया है तो जाके ऑर्गेनाइजिंग का होमवर्क करना है, ठीक है ना जी। वर्कर्स का टैलेंट बढ़ाना है, मतलब स्टाफिंग क्या है? पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब ऑन द राइट टाइम, है ना, ये तो स्टाफिंग है। अब स्टाफिंग में वर्कर्स को टैलेंट बढ़ाना पड़ेगा, मतलब उनकी कोई स्किल है, जो गैप है उसे फुल करना पड़ेगा। बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इट इज कह सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग का ही पार्ट है, और इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो। अगर आपको याद हो, मैंने कल नहीं, जब भी हमने बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट इन वन ऑफ द क्लासेस मैंने बात करी थी कि हेनरी फ्योल ने हमको 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, है ना, जिनमें से एक प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, एक प्रिंसिपल है अथॉरिटी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप या अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट विल बी एकदम करेक्ट विदाउट एनी चेंजेस, ठीक है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की दोनों चीजें हाथ साथ साथ चलती है, बोथ गो हैंड इन हैंड। अगर अथॉरिटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ देनी पड़ेगी, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो साथ में अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। दोनों में से कोई चीज ऐसा नहीं हो सकता कि अकेले चल देगी, ठीक है। तो ये हमको स्टाफिंग से नजर नहीं आ रहा है अभी तक, फिर भी हम सारे ऑप्शंस पढ़ लेंगे ताकि हम एकदम श्योर हो जाएं, ओके। कंटेंटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब जो एम्प्लॉयज हैं वो खुश हैं जहां पर हैं, ये नहीं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन बैठे किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढ रहे हैं कि हमको ले लो, या वहां बैठ के इंटरव्यू ले दे रहे हैं, है ना, एथिकली भी रॉन्ग है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ staffing and effective management of available human resources. This is also is a part of staffing. तो क्या नहीं है staffing का part? Option number 2 is the right answer, bankers. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछ रहा है? Which of the following test is most helpful in determining an individual's potential to pick up new abilities quickly and easily? देखिए क्या होता है,
हमारे पास सिलेक्शन टेस्ट करना होता है सिलेक्शन के प्रोसेस में, ठीक है। हमारे पास ना क्या होता है, मिस्टर स्पॉट पीपीसी, मिस्टर स्पॉट पीपीसी, it's an acronym, it's a short form to remember the process of staffing। अभी थोड़ी देर में इसके बारे में बात करूंगी डिटेल में, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन आएगा वहां पे करूंगी इसके बारे में डिटेल में। बट ये जो एस यहाँ पर दिख रहा है ये सिलेक्शन है, इस सिलेक्शन का भी एक सेपरेट प्रोसेस है, इस सिलेक्शन का भी एक सेपरेट प्रोसेस है, ठीक है। और इस सिलेक्शन के प्रोसेस में भी कुछ स्टेप्स है, ओके। इस सिलेक्शन के प्रोसेस में भी कुछ स्टेप्स है, सॉरी गाइस जस्ट अ मोमेंट। वो प्रोसेस क्या है वो डिटेल में करेंगे, अभी समझते हैं। जो ये सिलेक्शन है, जब आप सिलेक्शन टेस्ट कर रहे होते हो, मतलब सबसे पहले अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले तो आप ये देखोगे कितने चाहिए, मैन पावर रिक्वायरमेंट कितनी है। ये ना हो कि हम ज़्यादा लोग ले लें, ऐसा भी नहीं हो कि कम लोग ले लें। ज़्यादा लोग ले लेंगे पैसा खर्चा होगा, कम लोग ले लेंगे पैसा तो कम खर्चा होगा, बट वो बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा लोगों के ऊपर, और उसके रेपरकशन लाए तो लोग छोड़ जाने लगेंगे या काम खराब होने लगेगा, वट एवर इट इज़। फिर आप रिक्रूटमेंट करते हो, लोगों को बोलते हो आओ 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 मेरी कंपनी में जॉब अप्लाई करो। अब यहाँ से सिलेक्शन करते हो, जब आप सिलेक्शन करते हो तो कुछ तरीके के टेस्ट करते हो, ठीक है। जैसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट, जैसे कि ट्रेड टेस्ट, आपको कितना आता है अपने बिजनेस जो इस जॉब के लिए हम लेकर आ रहे हैं, है ना। जैसे कि पर्सनालिटी टेस्ट, जैसे कि साइकोलॉजिकल टेस्ट, आप अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करते हैं। ये नहीं पता चल रहा कोई लड़ाई वड़ाई में एक लूंगा दूंगा जोर से लगा के, मेरे को गुस्सा मत दिला, हाँ जैसे घर में चलता है कभी कभी। खैर दैट्स सेपरेट टॉपिक, हम बात कर रहे हैं बैंक के बारे में। क्या बोल रहे हैं, जब कोई नए एबिलिटी कि आपको कितना आता है, कितनी जल्दी आप चीज़ों को सीख सकते हो, बेसिकली ये कौन से तरीके का टेस्ट है। इनमें से बोल रहे हैं टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये है न्यूली आप क्विकली कितनी चीज़ों को आसानी से समझ सकते हो। नहीं, टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन अ पर्टिकुलर ट्रेड, उसे ट्रेड टेस्ट बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं मैं आपको पढ़ा रही हूँ ABFM या लॉ या PPB या व्हाटएवर सब्जेक्ट्स HRM, तो मुझे वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट कितने अच्छे से आता है। या जैसे मान लेते हैं आप बैंकिंग में, फिनेंस में है या ट्रेजरी में है, या जहाँ पर भी जो सी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको पर्टिकुलर कितना अच्छे से आता है, वो है ट्रेड टेस्ट। तो क्या ट्रेड टेस्ट हमको न्यू एबिलिटीज कितनी जल्दी हम चीज़ों को सीख पाते हैं वो है, नहीं। नॉलेज टेस्ट तो बिल्कुल नहीं है, बट एप्टीट्यूड टेस्ट है, मतलब हम एक गिवन सिनेरियो में अगर कोई चीज़ सिखाई जाए तो कितनी जल्दी उसे समझ पाते हैं, सीख पाते हैं, उसी को एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। एक बार क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा, एक इंडिविजुअल का पोटेंशियल जहाँ पे वो नई एबिलिटीज को जल्दी और ईजिली ले पाता है, उसी को एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। और जो सिलेक्शन टेस्ट हो रहा है ना, इस सिलेक्शन टेस्ट के अंदर ही अलग अलग तरीके के टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। तो क्योंकि ये इसका इस सिलेक्शन का प्रोसेस मैंने आपको बताया नहीं है अभी, तो आई हैव रिमूव्ड दैट, ठीक है ना। और ये पूरा प्रोसेस अभी बताना बाकी है। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं फर्दर। क्वेश्चन नंबर 2 डन, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड सोर्स, इनमें से कौन सा गुड सोर्स है for filling the vacant position with people from the departments that already have too many workers। मतलब एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, एक डिपार्टमेंट पे है जहाँ पे कम लोग हैं, हम जा रहे हैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिए जाए एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज। इसको क्या बोल रहे हैं हमें, ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है? नहीं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तो एक तरीके से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। जैसे गवर्नमेंट की कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पर एम्प्लॉयज जो जॉब ढूंढ रहे हैं और एम्प्लॉयर जो जॉब करने वाले ढूंढ रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके एक तरीके से एजेंसी मिलाते हैं उनको, और अगर सही लगता है तो सिलेक्ट हो जाते हैं, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इट्स अ पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, जब हम बाहर से लोग को बुलाते हैं। जब अंदर, ये तो अंदर से ही चल रहा है, वैसे भी इंटरनली चल रहा है, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर कर रहे हैं। रीलोकेशन, ये कह सकते हैं कि पहले यहाँ इनकी लोकेशन यहाँ थी, अब यहाँ पहुँच गई है। फिर भी बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। प्रमोशन, मतलब यहाँ से यहाँ, नीचे से ऊपर जा रहे हैं,
तो हम ये डायग्राम तो हमारा सूट नहीं कर रहा है प्रमोशन के साथ। फ्रेश रिक्रूटमेंट तो बाहर से बुला रहे हैं या अंदर से बुला रहे हैं, फ्रेशली हो रही है रिक्रूटमेंट, दैट इज नॉट द राइट आंसर। जब हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट मूव कर रहे हैं तो हम रीलोकेट ही कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, dear bankers, on your screen, I hope it is all clear to everybody। मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा नो शक नो सवाल अगर सब कुछ सही चल रहा है तो, नो शक नो सवाल। ओके, नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। A manager's propensity to make use of knowledge about subordinates in the way that leads to incorrect perception of those subordinates is referred to as, मतलब मैं आपकी बॉस, मुझे कुछ बात आपके बारे में पता है, मैं उस बात को यूज करके ना अपने डिसीजंस बना रही हूँ, कुछ परसेप्शंस बना रही हूँ कि ऐसा अच्छा होगा या ऐसा अच्छा नहीं होगा बिकॉज उसने तो वो किया था या ये किया था, उसको क्या बोलेंगे? ग्लास सीलिंग इफेक्ट बोलेंगे। ग्लास सीलिंग इफेक्ट क्या होता है दोस्तों? जहाँ मतलब ग्लास सीलिंग जो दिख तो नहीं रही है बट एक सीलिंग है जहाँ से आप इसके बियॉन्ड जा नहीं पा रहे हो। जनरली ये वुमेन के लिए या माइनॉरिटीज के लिए प्रिवेल करती है, बट कहीं ना कहीं आज तो ये हम वी आर ब्रेकिंग दीज शैकल्स आल्सो। बायस, प्रेजुडिस, मतलब आपने एक धारणा बना लिया, आप उसी पे फोकस कर रहे हो। लग रहा है क्वेश्चन में यही सही आंसर होना चाहिए। विसिल ब्लोइंग, विसिल ब्लोइंग क्या है कि कुछ गड़बड़ चल रही है ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी इंफॉर्मेशन समवेयर में भी ऊपर वाले भी इन्वॉल्व हैं, या तो उनके ऊपर वालों को बताना पड़ेगा या बाहर बताना पड़ेगा, वो है विसिल ब्लोइंग। बट ये परसेप्शन जैसी तो कोई बात नहीं हो रही है। और एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सही ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है। तो दोस्तों क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर? Bankers, the answer will be bias। ठीक जी, क्वेश्चन नंबर 4 for you on the screen। It's a question coming from मैकमिलन। मैकमिलन में यूनिट 3rd यूनिट 4th यूनिट के बाद इसके बारे में बात कर रखी है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है For resolving which of the following issues training proves to be the most successful method। जो ये मिस्टर स्पॉट पीपीसी मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर सबसे पहले आपको कितने लोग चाहिए वो बता दिया हमने। मैन पावर रिक्वायरमेंट, मैन पावर कितनी रिक्वायर्ड है ना, कम भी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। फिर रिक्रूटमेंट, जहाँ हमने लोगों को स्टिमुलेट किया हमारी कंपनी में जॉब अप्लाई करो, फिर हम सिलेक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव होता है एक तरीके से प्रोसेस। फिर हम सिलेक्ट कर रहे हैं जो अवेलेबल पूल है उसमें से बेस्ट उठा रहे हैं, है ना। जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक तरीके से नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि कई लोगों को हम जाने को भी बोलेंगे। फिर हम प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन करेंगे। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में आ गए हैं उन्हें एक तो ओरिएंट करना पड़ेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल रही है, बाकी लोग के साथ फ्रेंडली बनाना पड़ेगा, प्लस उनको उनकी जॉब की प्लेसमेंट भी बतानी पड़ेगी कि क्या उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या वो उनको डिलीवर करना है, कहाँ पे कैसे रहेगा, कौन से डिपार्टमेंट में एटसेट्रा उनका बॉन्डिंग रहेगी, काम करना होगा, इंटरेक्शन रहेगा एटसेट्रा। And then there is training and development। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एंटायर स्टाफिंग प्रोसेस, है ना। जब मैं ट्रेनिंग बोल रही हूँ, दोनों वर्ड्स का अलग अलग मतलब है। ट्रेनिंग का मतलब होता है करंट स्किल्स पे काम करना, इसका मतलब होता है करंट स्किल्स पे काम करना, ठीक है। और ताकि ग्रोथ हो पाए, जो अगर कुछ गैप्स हैं उन पे काम किया जा सके। और डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल ग्रोथ, मतलब खाली करंट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, मतलब आप जब भी जहाँ भी जाओ ओवरऑल ग्रोथ के बारे में बात होती है डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे, बाकी मैं पीपीसी थोड़ी देर में बताऊंगी, अभी जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे को रिक्वायर्ड है हम उतनी ले रहे हैं, ठीक। अब बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग जो है ट्रेनिंग जो है मोस्ट सक्सेसफुल मेथड है कहाँ, कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? स्किल गैप्स को सॉल्व करने के लिए, मतलब अगर कोई कमी है तो उसको सुधार कर पाएंगे अगर हम ट्रेनिंग कर लेंगे तो, ठीक है। एटीट्यूड इश्यूज,
इनसफिशिएंट मोटिवेशन या अटेंडेंस डिफिकल्टीज। क्या आपको लग रहा है कि इस ट्रेनिंग प्रोसेस से मोस्टली ये सब कुछ होएगा? हो सकता है ट्रेनिंग बता देने से कि भैया हाउ इज द जोश, हाय सर, आई कैन, आई मस्ट एंड आई विल डू इट, वो सब कुछ ठीक है, बट ट्रेनिंग इज मेजरली गुड फॉर स्किल गैप्स को फिल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, आर वी गुड बैंकर्स? क्वेश्चन नंबर 5, यस, दिल में उतर रही हैं बातें। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि ये एक टेस्ट नहीं है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। अब वापस मिस्टर स्पॉट पीपीसी में चलते हैं। मिस्टर स्पॉट पीपीसी जो हमारा स्टाफिंग का प्रोसेस का एक्रोनिम है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, एग्जाम में आपको नहीं पूछेंगे कि शॉर्ट फॉर्म क्या है स्टाफिंग के प्रोसेस को याद करने की, ये तो सिर्फ मैं आपको दे रही हूँ, है ना, जस्ट एज अ ट्रिक कि हम याद कर पाए। मैन पावर कितनी रिक्वायर्ड है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन। अब सिलेक्शन टेस्ट के अंदर हमारे पास वैरायटी ऑफ टेस्ट है, जैसे ट्रेड टेस्ट है कि आपको करंटली जो आप जिस बिजनेस जिस ट्रेड को करने आ रहे हो उसको कितनी नॉलेज है आपको। इंटेलिजेंस टेस्ट आपका बेसिकली कितने इंटेलिजेंट हैं आप, वो चेक किया जाता है। पर्सनालिटी टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट में आप कितनी इमोशनली वायबल हैं उसको समझा जाता है ना। एप्टीट्यूड टेस्ट कि आप कोई चीज को कितने अच्छे से जल्दी से सीख पाते हो, उसे बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना। तो वैरायटी ऑफ टेस्ट अपन के पास अवेलेबल है, जिनमें से बोल रहा है कि कौन सा पार्ट नहीं है। ठीक है जी, पढ़ लेते हैं। हम बोल रहे हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, तो हमने देखा वो तो है। पर्सनालिटी टेस्ट वो भी है, ट्रेड टेस्ट वो भी है। मेडिकल टेस्ट जैसा टेस्ट प्रिसाइजली सिलेक्शन लेवल पर नहीं होता है, बट सिलेक्शन का भी अपना एक प्रोसेस है। सिलेक्शन जो इन जनरल है ना, इसका भी अपना प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है आइए ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले दोस्तों जो एप्लीकेशंस आई हुई हैं, है ना, यहाँ पे एप्लीकेशंस आई हुई होंगी, उन एप्लीकेशंस को ऊपर से प्रीलिमिनरी स्क्रीन करोगे, प्रीलिमिनरी स्क्रीन करोगे कि सब कुछ, मतलब मान लेते हैं कि किसी का एक्सपीरियंस 5 साल का है, बट हमें 10 साल का बंदा 10 साल एक्सपीरियंस वाला चाहिए, या हमें फ्रेशर चाहिए, तो वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा। आपने प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करी, ठीक है, फिर अब आप पर्सनल लेवल पर इंटरव्यू देख रहे हैं, ठीक है, फिर आप उससे रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपने अपना दिमाग बनाया कि चलो इसको सिलेक्ट करते हैं। अब उसका मेडिकल टेस्ट करोगे कि वो मेडिकली फिट है या नहीं। तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर ये एक प्रोसेस का पार्ट है, मेडिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं इसको, मेडिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। बट ये क्या पार्ट ऑफ टेस्ट है? क्या ये टेस्ट जैसे कोई टेस्ट है सिलेक्शन पार्ट में? नहीं, तो आंसर क्योंकि नॉट पूछ रहा था इसलिए आंसर इज सीट 6 टू द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। आई होप गाइस ये बातें आपको समझ आ रही हैं, और कुछ जो शॉर्ट फॉर्म्स मैं आपके साथ कॉन्टिन्यूसली यूज करती जा रही हूँ आपको हेल्प भी कर रही होंगी। तो आपने प्रीलिमिनरी इंटरव्यू किया, एप्लीकेशंस आए, आपने स्क्रीन करी उन एप्लीकेशंस की, उनका एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लिया, इंटरव्यू लिया, रेफरेंस चेक किया, बैकग्राउंड चेक भी किया। जैसे पीडब्ल्यू में जब मेरी रिक्रूटमेंट हुई तो मेरा परमानेंट एड्रेस रुड़की का है, तो मैं पहले रुड़की के घर जाके मेरे पापा से, मेरी सिस्टर थी उससे, मेरे पापा थे वहाँ पर, उनसे साइन लिया, पिक्चर ली मेरे घर की, आई डोंट नो। तो खैर ये बैकग्राउंड चेक होते हैं। मेरी पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस पे फ़ोन करके पूछा ये लड़की ठीक है कि नहीं है, हाँ पता चल रहा है कोई डिस्काउंट करने आ रही हैं। फिर हो रहा है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन इज नॉट अ पार्ट, एक्चुअली एग्जैक्टली दिस इज नॉट द करेक्ट फ्लो, दिस इज हैज बीन टेकन फ्रॉम इंटरनेट, ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम बात करेंगे इन सम अदर सेशन डिटेल्स में, बट आप अपनी बुक भी रेफर कर सकते हो। आई विल रेफर यू टू द बुक टू नो द सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ नजर आ रही है,
ये यहीं पे कवर हो जाता है एक्चुअली। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस आप किताब से पढ़िएगा, इसको रहने दीजिएगा। ठीक है, अभी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बट ये समझ लीजिए मेडिकल एग्जामिनेशन एग्जैक्टली नहीं है, बट ये स्टेप्स हैं। ये मेडिकल एग्जामिनेशन आप ढंग से समझ पाए होंगे, आई होप। ठीक जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोल रहा है। इट इज नॉट एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। जैसे मैंने आपको बताया, रिक्रूटमेंट दो तरीके से हो सकते हैं। इंटरनली मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं उन्हीं को ही कुछ ताम झाम करके, इधर से उधर करके, नीचे से ऊपर करके, ट्रांसफर करके, वट है ना। और कुछ बातें होती है जो बाहर से बोल रहे हैं आ जाओ और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो अब हम इंटरनल, अंदर अंदर से नहीं है, नॉट एन इंटरनल। ठीक है, प्रमोशन तो है, बाहर से हम किसी को बुला के तो प्रमोशन करते नहीं है। ट्रांसफर तो है, ये भी हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही करते हैं। बट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये आपकी फैक्ट्री है। ठीक है, फैक्ट्री के नोटिस बोर्ड पर, फैक्ट्री के नोटिस बोर्ड पर या गेट पर, लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपने ऐसा लिख दिया, सेल्समैन की रिक्वायरमेंट, सेल्समैन की आवश्यकता है, आवश्यकता, शकता, स्पेलिंग हो सकता है गलत, तो इसलिए हिंदी लिख लेते हैं, आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट, दैट विल बी बेटर, है ना। मेरी हिंदी को थोड़ा सा, वैसे तो मैं कोशिश कर रही हूँ, है ना, थोड़ा सा आप कर सकते हैं, इग्नोर तो कीजिएगा। रिक्वायरमेंट है, तो जब भी इस यहाँ पे लोग आते हैं, पढ़ने के बाद आते हैं, उनका हाँ जी कर लेंगे व्हाटएवर इट इज, कहानी नेगोशिएशन होती है और शुरू हो जाता है। बट ये हम बाहर से बुला रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से बुला रहे हैं। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से बुला रहे हैं, तो ये है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। क्या है दोस्तों, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इंटरनल सोर्स कौन सा, नहीं है जो एक्सटर्नल है वही होगा, और यहाँ पे आंसर अपन को ए ही दिख रहा है। ठीक जी, क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 8। दिस एक्सप्लेन्स द रीजन। आज हम 12 क्वेश्चंस करने वाले हैं दोस्तों, 12 क्वेश्चंस फ्रॉम स्टाफिंग। 8th क्वेश्चन देख रहे हैं, अब हम 8/12 पर हैं। दिस एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर इंक्रीज इन इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। इम्पोर्टेंस क्यों है, स्टाफिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस के ऑपरेशंस इंक्रीज कर देता है, एडवांसमेंट हो पाती है टेक्नोलॉजी में, ह्यूमन बिहेवियर की कॉम्प्लेक्सिटीज आप समझ पाते हो, या ये सारे ही रीजन है। It is all of the above that tells you the importance of staffing. ठीक, जब आप क्या से नोट्स आएंगे, इसको 2-3 बारी पढ़ लीजिएगा, इसको आपको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, बट इसको दीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। स्टाफिंग क्या है, मतलब विद ऑप्शंस। जैसे हमने सी ऑप्शन पढ़ा, हमको बुला लिया इसने, आ जाओ तो बुलाएगा तो जाने का। ठीक है ना, स्टाफिंग क्या है, सेटिंग गोल्स नहीं, तो प्लानिंग है। बी ट्रांसलेशन ऑफ प्लान्स इनटू एक्शन, कह सकते हैं एक तरीके से ऑर्गेनाइजिंग है। पुटिंग राइट पर्सन इनटू राइट जॉब, हाँ जी यही स्टाफिंग है। फिलिंग एंड कीप फिल्ड द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वो एक तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो इसका पार्ट होने वाला है। या कह सकते हैं एग्जैक्टली कहीं पे भी फॉल कर सकता है, तो मैं यहाँ नहीं बोलूंगी, क्योंकि फिलिंग द राइट पर्सन, फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो वो हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से भी रिलेट करें और स्टाफिंग से भी, क्योंकि जो बंदे हैं उनको सही से रखें, ये ना वो लोग छोड़ के चले जाएं, ये ना वो लोग छुट्टी मारते रहें, उसके बारे में बात हो रही है। बस स्टाफिंग क्या है, स्टाफिंग इज राइट पर्सन, राइट पुटिंग राइट पीपल इन राइट जॉब। अगर मैं पढ़ा सकती हूँ तभी पढ़ा पाऊँ, इसलिए पीडब्ल्यू ने लिया है ना, इसलिए पीडब्ल्यू के साथ आई एम एसोसिएटेड। ऐसे ही जब आप बैंक में काम कर रहे हैं, बिकॉज यू कैन डू इट देयर फॉर यू आर वर्किंग वेयर यू आर, अदरवाइज द राइट पर्सन इज नॉट वर्किंग एट द राइट प्लेस, तो ना तो आप ढंग से खुद काम कर पाओगे, ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप खुद क्विट करने का मन करेगा, प्लस ऑर्गेनाइजेशन का तो भला नहीं हो रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन जो पैसे दे रही है वो तो ग्रो करना चाहेगी। ठीक, चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए मिस्टर स्पॉट पीपीसी, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया था ना।
अब परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब कि मेरे से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था, इस पूरे साल में मैंने क्या डिलीवर किया, क्या कमियां रहेगी, क्या बढ़िया रहा, तो उसे बोलेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो हर साल एट द एंड एचआर करता है ना। फिर प्रमोशन होना होता है, अगर बढ़िया करते हैं तो होता है, और फिर करियर प्लानिंग भी होती है कि अभी नहीं, अभी हम आपको यूएस भेज रहे हैं, वहां पर आपको ब्रांच का ये बना देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा व्हाटएवर, है ना। और फिर कंपनसेशन, ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है, यस। सो ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। ठीक जी, चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। KM in staffing stands for knowledge management. Knowledge means know your management ki know management. This is the right answer, guys. And KM मतलब knowledge management. ठीक जी, this is question 10. Let's go to question 11. बल्ले बल्ले on your screen. Which of the following is the type of performance appraisal? Performance appraisal का type पूछा है आपसे, सेल्फ इवेल्युएशन, खुद को इवेल्युएट करना है। नो दिस हैपेंस हेयर एट पीडब्ल्यू, आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी होता होगा कि हमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमने ये किया है, 5 on 5 दे रहे हैं कि 5 में से 4.5 दे रहे हैं, वट एवर इट इज। पीयर असेसमेंट, एक दूसरे को असेस कर रहे हैं एक ही डिपार्टमेंट में होते हुए, लेट्स से फॉर एग्जांपल 360 डिग्री फीडबैक, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं आपके साथ, आपके डिपार्टमेंट में, आपके वर्क में, उनका 360 डिग्री फीडबैक लिया जा रहा है, सबके साथ कंपेयर करते हुए, या ये सारे ही टाइप्स है परफॉर्मेंस अप्रेजल के। दोस्तों ये 3 तो हैं, इसके अलावा भी हमारे पास परफॉर्मेंस अप्रेजल के टाइप हैं। देखिए कौन कौन से हैं। सेल्फ इवैल्यूएशन, जहाँ आप खुद ही को इवैल्यूएट कर रहे हैं। पीयर, जो आपके सेम तरीके के लोग हैं उनसे असेसमेंट चल रहा है। 360 देख रहा है, जो आप पार्टिसिपेंट्स हैं आपके, सुपरवाइजर्स पीयर्स, उनसे आपसे असेसमेंट लिया जा रहा है। एंड देन देयर इज नेगोशिएटेड अप्रेजल, ये रीसेंट ट्रेंड शुरू हुआ है जहाँ पे मीडिएटर इन्वॉल्व हो जाता है, जो कि एम करता है टू मिनिमाइज द एडवर्सियल एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस, नेगेटिव एस्पेक्ट्स, है ना, ताकि रिव्यू मिल सके प्रेजेंट, इस समय जो चल रहा है उसका रिव्यू अच्छे से मिल सके। ये दिस इज डन मॉडरेटली, है ना, ताकि इम्पैक्ट ऑफ परफॉर्मेंस इवेल्युएट किए जा सकते हैं किसी एम्प्लॉय की, जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो काम, तो आपकी करंट ये आप कैसे काम कर रहे हो, नॉट वेरी हाई नॉट वेरी लो, मॉडरेटली किया जाता है इसे इवेल्युएट। और कहीं कहीं जगह यहाँ पे एम्फेसिस पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को भी दिया जाता है, जहाँ पर हम अगर कोई कमी है तो उसको पॉजिटिवली पोर्ट्रे करके ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी, देखो ये सही नहीं हुआ है तो सब बहुत अच्छा हुआ, बट इस पे दिस इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो ठीक है ना, ये क्या हमने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी ऑफर कर दी थ्रू पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ नेगोशिएटेड अप्रेजल। ठीक है, where there is disagreements between the subordinates and superiors, this structure is helpful in mediating those disagreements. सुपीरियर बोल रहा है नहीं मैं तो ऐसे किया है, subordinate बोल रहा है नहीं मैंने तो ऐसे किया है, तो मीडिएटर आएगा और इनको हेल्प करेगा। ठीक है, दिस इज हाउ नेगोशिएटेड अप्रेजल्स हैपन। ये रहे आपके टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। ठीक जी, एंड हियर कम्स द लास्ट क्वेश्चन, आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इनमें से कौन सा मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, जो हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद पढ़ा है ना, मिस्टर स्पॉट PPC परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। पास्ट ओरिएंटेड मेथड, फ्यूचर ओरिएंटेड मेथड, ये दोनों ही है, ये कोई से भी नहीं, एक्चुअली ये दोनों ही तरीके हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के। ठीक, आई होप एक कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको समझ में आई होंगी, दिल में उतर पाई होंगी, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो बेसिक लेवल से आप समझ के इंटरप्रेट करके आंसर दे पाएंगे, है ना। तो चलते हैं गाइज, आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम लर्निंग स्टाफिंग। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम डायरेक्टिंग करेंगे। ओके, विल मूव फॉरवर्ड विद डायरेक्टिंग इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, अगर मजा आया और कोई शक सवाल नहीं है तो नो शक नो सवाल मांगता मैम को आपकी चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। आई नो हम बच्चे नहीं हैं, बट बच्चे बन के समझ जल्दी आ जाता है, हम ग्रो ज़्यादा कर पाते हैं। बड़े होके तो शायद हम अपने दिमाग के कुछ शैकल्स में टूट जाते हैं। अब आए हैं पढ़ने तो पढ़ ही लेते हैं, क्या कहते हो। मुझे भी पता चल जाएगा कि कितना समझ में आ रहा है और कौन कौन दोस्त हैं हमारे साथ जुड़े हुए।
ठीक जी, लेते हैं अभी आपसे अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM Midisha Dua signing off for today. Bye bye.